गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। ठीक है बेटा। बेटा मैं श्वेत गुप्ता, एमडी एंड को फाउंडर ऑफ महर्षि वाल्मीकि कॉमर्स क्लासेस एमबीसीसी। बेटा ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, हम लोग की एक प्रयास है। ठीक है, ये हम लोग का एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग क्लास 11th एंड 12th के अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के उन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो बच्चों को अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही डाउटफुल होते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आज के सेशन से पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया था। फिलहाल इस समय जो चल रहा है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट के मैंने जो इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स थे टू वीडियोस में, पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें मैंने एक्सप्लॉयटेशंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। आप लोग जाइए उसको तुरंत देखिए, लाइन वाइज चलिए, सीक्वेंस वाइज देखिए। ठीक है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत जरूरत है, हमको बहुत जरूरत है इस वीडियो पे, ठीक है, आपकी सपोर्ट की। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए पेन, कॉपी ले लीजिए हाथ में और लिखना आज शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो जो कि है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, चलिए आई होप सब तैयार हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का पहला टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर का ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आज जो कवर करूंगा वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था ना, तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एक्सप्लॉयटेशन किया था। अगर हमें ये समझना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, क्या उसका परफॉर्मेंस था ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहां पर एक वर्ड आता है, उस वर्ड को आप तुरंत नोट करिए। क्या वर्ड आता है? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नोट कर लीजिए उस वर्ड को। क्या है? सिस्टमैटिक, नोट द वर्ड, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या वर्ड है बेटा ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? बेटा ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे हमारा जो है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है? तो बेटा जो ये डी सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? पहला आ जाता है हमारा डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नोट इट। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज ब्लीक, जिसको हम लोग नोशनल भी कह सकते हैं, ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसको अगर हमें समझना है तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो जब आपको ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको लिखना है इस वर्ड को, तो पहले आप लिख सकते हैं कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ वर्ड which tells about the whole performance of industrial sector on the eve of independence। क्यों? क्योंकि बेटा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 2 पार्ट्स में क्या है, इंप्लाइड है। पहला मेरा क्या आता है, डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है, जो सेकेंड वन है हमारा, वो है ब्लीक एंड नोशनल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अच्छा, अब बात आ जाती है कि सर ये डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या है, ये ब्लीक नोशनल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है। तो बेटा सबसे पहला आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
नोट करिए पहले पॉइंट को, जो कि है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। पहला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, इसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। पहला नोट कर लीजिए, डीके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, जब बेटा मैंने इस टॉपिक से पहले जब आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली ये डिस्कस करवाया था कि जब हमारे यहां पर ब्रिटिश का रूल नहीं था, जब ब्रिटिश राज हमारे यहां पर नहीं था, पीरियड टू ब्रिटिश रूल, हमारे यहां पर कौन सी इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर दीजिए। हमारे यहां पर कौन सी इंडस्ट्री चलती थी जिसका क्वालिटी एंड वैरायटी के केस में वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था? वो था बेटा हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है ना, यही मैंने बताया था ना कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश राज, बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडिया का एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था। तो यहां पर डीके का मतलब होता है कि बर्बाद कर दिया गया। डीके का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। ठीक है ना, हम लोग यही तो पढ़ रहे थे ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है। तो मैंने कहा था सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो चीजें आती हैं। पहला जिसमें आता है डीके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप पूछेंगे, आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया? तो बेटा बहुत सारे पॉइंट्स सामने निकल के आते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आप में आ जाता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टू डिके ऑफ इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो इसमें अगर सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो है डिस्क्रिमिनेटरी, नोटेड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, नोटेड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, अब ये क्या है कि क्या है ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? इसकी वजह से हमारा जो ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी होती क्या है। देखिए बेटा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में सेटअप थी, तो उनके बेसिक फुलफिल को नीड्स पूरा करने के लिए यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है कि टैक्सेस की पॉलिसी में भेदभाव आना। ठीक है, क्या करना है? भेदभाव आना। क्या भेदभाव था? पहला ये था इसमें कि यहां से जो रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट होता था वो क्या होता था? फ्री एक्सपोर्ट होता था। क्या होता था बेटा? फ्री एक्सपोर्ट कराया जाता था। ठीक है, इंडिया से फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो ब्रिटेन में जो गुड बन रहे हैं ना, उनका फ्रीली टैरिफ इंपोर्ट कराया जाता है। तो सेकंड क्या पॉइंट हो जाएगा? फ्री टैरिफ इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन गुड। ठीक है, फ्री टैरिफ इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन गुड। अगर आपसे पहले पूछा जाए कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि टैक्सेस के उसमें भेदभाव करना। क्या भेदभाव था? कि रॉ मटेरियल्स हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होते थे वो फ्री एक्सपोर्ट होते थे, नो टैरिफ, कोई भी टैरिफ नहीं लगता था, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगता था। ठीक है, और जो ब्रिटेन से गुड हमारे यहां पर आते थे उनको क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। और सी अगर मैं पॉइंट देखूं तो वो क्या हो जाता है कि उन्होंने हमारे डोमेस्टिक डिमांड एंड फॉरेन डिमांड जो रिलेटेड था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, उसको इन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? भाई सिंपल सी बात है, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था।
तो फॉरेन डिमांड तो भैया इन्होंने जो है हमारा जो फॉरेन डिमांड था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, उसको तो हैवी टैक्सेस लगा दिया। क्या लगा दिया? हैवी टैक्सेस लगा दिया एक्सपोर्ट पे, ठीक है। और डोमेस्टिक डिमांड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कैसे इन्होंने खत्म किया? जो इंडिया के अंदर है उसको फ्री इंपोर्ट कराया। क्या कराया? फ्री इंपोर्ट कराया। किसका? ब्रिटेन गुड का। किसका कराया बेटा? ब्रिटेन गुड का क्या करा दिया? फ्री इंपोर्ट करवा दिया। आई बात समझ में? फ्री इंपोर्ट करा दिया। किसका? ब्रिटेन गुड का। तो अगर सबसे पहला रीजन देखा जाए कि व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन थे? देखिए आप लोग ऐसा, अगर जिसने पहला वीडियो या सेकंड वीडियो पार्ट देखा होगा वो इंटरलिंक्ड कर सकता है कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो पहला अगर पॉइंट आता है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो उसमें पहला आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? मतलब टैक्सेस की पॉलिसी में भेदभाव करना, ठीक है। कैसा भेदभाव? यहां से हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल फ्री एक्सपोर्ट कराया जाता था, वहां से ब्रिटेन गुड्स का फ्री टैरिफ इंपोर्ट होता था, ठीक है। और जो हैंडीक्राफ्ट का जो डोमेस्टिक डिमांड था या जो फॉरेन डिमांड था उसको कैसे इन्होंने डिस्ट्रॉय किया? फॉरेन डिमांड इन्होंने डिस्ट्रॉय किया हैवी टैक्सेस लगाकर, क्योंकि जब उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिया तो वो जहां बाहर जाकर सामान और महंगा हो गया तो कोई परचेज नहीं करता है, ठीक है। और डोमेस्टिक डिमांड हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? फ्री इंपोर्ट कराया ब्रिटेन गुड। तो अगर हम हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं और ब्रिटेन गुड्स के जो प्रोडक्ट हैं उनसे कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन गुड्स का जो प्रोडक्ट होता था वो बहुत ही क्या होता था? कम कॉस्टली पड़ता था। तो हैंडीक्राफ्ट का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। आई होप मुझे ये जो है आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे कि जो डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका जो पहला रीजन है वो क्या है? हमारा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आई बात समझ में? चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है। बेटा वीडियो को पॉज करके जरूर इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए सेकंड रीजन क्या है? डिके ऑफ डिसअपीयरेंस, नोटेड डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। लिख लीजिए डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, लिख लीजिए डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। अभी क्या है ये सर? व्हाट इज दिस? तुम लोग के माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे सर नए नए पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। तो बेटा मैं हूं नया समझाने के लिए, मैं समझा भी रहा हूं, ठीक है ना। चलिए मजाक को निगलेक्ट करते हैं। चलिए डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, क्या मतलब है इस डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट? अच्छा हम लोग बॉलीवुड के हॉलीवुड की पुरानी मूवीज में, हॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड का कोई इसमें काम नहीं है, बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में हम लोग देखते होंगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, या तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहां पर कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था, तो उससे पहले देखिए इंडिया कंट्री तो तब बनी नहीं थी पर एक स्पेसिफाइड कंट्री के नाम से नहीं थी। तो हमारे यहां पर कौन रूल करता था? अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर राजा महाराजा। बिल्कुल सही दिमाग जा रहा है, बिल्कुल। जब यहां पर हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंपॉर्टेंस या कोई रोल था ही नहीं, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहां पर कौन रूल कर रहे थे? हमारे यहां का कौन रूल कर रहे थे? किंग्स। हमारे यहां के क्या? किंग्स हो गए, ठीक है, नवाब्स हो गए, कौन हो गए? प्रिंसेस हो गए, इंपरर्स हो गई, ठीक है। तो जब हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी तो उससे पहले किंग्स, प्रिंसेस या जो हमारे नवाब्स हो गए, जो इंपरर्स हो गए, ये रूल करते थे। अच्छा तुम लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो नवाब्स हैं, जो प्रिंसेस हैं या जो ये किंग्स हैं, इंपरर्स हैं, इनको हैंडीक्राफ्ट मटेरियल का बहुत ही शौक था और इन्होंने क्या किया ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रूल भी किए हैं। तो ये पैट्रोनाइज्ड थे अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, मतलब ये देशभक्ति नहीं होती कि उसको हम प्रचार करेंगे, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का ये प्रचार करते थे क्योंकि इनको शौक भी था। इसलिए तो मैं कह रहा था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन था पूरे वर्ल्ड में, किनकी वजह से? किंग्स की वजह से, नवाब्स की वजह से, एम्परर्स की वजह से। पर बेटा खेल तो तब शुरू होता है
कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर आई तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? रूल एंड डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। तो जब हमारे यहां से किंग्स को हटा दिया गया, नवाब खत्म हो गए, एम्परर्स खत्म हो गई, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी तो खत्म हो जाएगी। क्यों? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी तो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड एक बहुत बड़ा रीजन है। किसके लिए? डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? कंपटीशन, नोटेड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। नोट करिए, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर जैसे घर पे जैसे एक होता नहीं है कि विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर के सीजन में स्वेटर्स वगैरह बहुत लोग घर पे भी बनाते हैं और फैक्ट्रीज में भी बनती हैं, ठीक है ना? तो जैसे आप घर पे जब बनाते हैं हाथ से जो बना रहे हैं और जो मशीन से बन रही है, तो उसमें उसकी वैरायटी एंड क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आता होगा ना? बिल्कुल डिफरेंस तो आता ही है, आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो बेटा जब हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे और जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स का जब कंपैरिजन किया गया ना, तो मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा क्या हो गए, भारी पड़ गए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे, वैरायटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में। और हालांकि जब लोगों का, लेबरर्स का वहां पर कोई एम्प्लॉय मतलब कोई काम ही नहीं था, तो उनको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोवेस्ट कॉस्ट लगता था। तो जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती थी, जो मशीन से बन के आ रही है, तो वो क्या हो रही है, वो भी कम होती थी, तो मार्केट में इसका प्राइसेस भी कम होता था। तो बेटा जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कंपटीशन पड़ा मशीन मेड प्रोडक्ट से, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिके हो गया। तो अगर ये आप रीजन लिख रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल लिखिए कि व्हेन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज कंपेयर टू मशीन मेड प्रोडक्ट, machine made product become very impactful as compared to traditional handicraft product in case of price, in case of variety, in case of quality। आई बात समझ में? चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, न्यू पैटर्न डिमांड, न्यू पैटर्न डिमांड। अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए आप ही का एग्जांपल मैं लेता हूं, बिल्कुल आप ही के एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। आज जो है ईयर चल रहा है 2024, क्या मुझे ये बताइए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो कीपैड का यूज कर रहे हैं? कीपैड का आप लोग क्या यूज कर रहे हो? मोबाइल्स? नहीं ना? आप स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड फोन्स को यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ना? क्या आप उन सारे पुराने ट्रेडिशनल्स जो प्रोडक्ट्स थे उनको फॉलो अप कर रहे हैं ना? समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा जैसा टाइम आता गया, पैटर्न जो डिमांड का है वो चेंज होता गया नहीं, क्योंकि क्या हो गया, वैरायटी में चेंजेस आने लगे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि न्यू पैटर्न डिमांड। जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई ना, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट आई ना, तो वो अपने साथ वेस्टर्न कल्चर को भी ले आई। इसीलिए तो आज हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर भी तो फॉलो अप होता है, ठीक है ना? बिल्कुल फॉलो अप होता है। तो जब हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आई तो न्यू पैटर्न डिमांड में चेंज आ गया। लोग वो पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स को अपना रहे हैं, उनके ड्रेसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय होने के लिए। तो जो मैंने पहला बताया था वो क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जो सेकंड वन है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड, थर्ड वन इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, फिर क्या है, न्यू पैटर्न डिमांड। अब लास्ट पॉइंट जो आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर द डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो क्या है बेटा, वो है हमारा इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, रेलवे का, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। जल्दी बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के बताइए कि रेलवे हमारे यहां पर कब इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए अभी यहां पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं,
ठीक है ना। एक दो भी मैं बताता हूं, दो पॉइंट्स को लेके बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, आप तुरंत कॉपी में नोट करिए। रेलवे हमारे यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में, बिल्कुल नोट करिए। रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1850, 1850 में। पर बहुत लोग 1853 टिक करके आते हैं, क्यों? सही बोल रहा हूं ना? बहुत लोग क्या है 1853 को टिक करके आते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि 1853 में जो है वो पहली रेलवे चली थी। इंट्रोड्यूस तो 1850 में हो गया था, पर 1853 में बॉम्बे टू थाने, नोटेड, बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन चली थी इंडिया में। कब? 1853 में। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि व्हाट वाज द रीजन। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको बताया था। उसमें दो पॉइंट्स थे। पहला क्या था? डिके ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये हाल में बता रहा हूं कि क्या हाल था इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें पहला पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, जल्दी मेरे साथ नोट रिवाइज करती, मेरे साथ बोलो तुरंत। पहला क्या आ जाता है हमारा? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सेकंड क्या आ जाता है हमारा? डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? न्यू पैटर्न डिमांड। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। क्या सबको ये पॉइंट्स नोट हो गए? क्या ये सबको पॉइंट्स याद हो गए? अब आप क्या दिमाग से भूलेंगे? नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि श्वेत सर ने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो सेकंड पार्ट था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? ब्लीक एंड नोशनल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। नोट कर लीजिए टॉपिक तुरंत, जल्दी नोट करिए। और बेटा अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, तो आप बेटा जूम कर लीजिए उसको, वीडियो को पॉज करके देखिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? ब्लीक, नोट करिए, ब्लीक notional of modern industry। bleak notional of modern industry। जल्दी से पॉइंट को नोट करिए, ब्लीक नोशनल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या सबने नोट कर लिया? तो क्या मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर बेटा कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको 24 घंटे के अंदर उसको आंसर मिलेगा। डोंट वरी, ठीक है, मैं यहां पर हूं, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, बस इस वीडियो के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। चलिए चलिए, अब मैं जो सेकेंड पॉइंट बात डिस्कस कर रहा हूं वो है ब्लीक नोशनल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बेटा देखिए, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे यहां पर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। सेकंड क्या है बेटा? ये सर ब्रेक मतलब क्या है, नोशनल मतलब क्या है? बेटा ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर मैं बात करूं ना कि सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ना, तो हमारे यहां पर जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस टाइम पर वो बहुत ही कम थी। ठीक है, हमारे यहां पर जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, ब्लीक का मतलब, नोशनल का मतलब बहुत ही कम, तो हमारे यहां पर जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी ना वो बहुत ही कम थी। कैसे कम थी? चलिए, अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट इंटरप्राइजेस की, अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट इंटरप्राइजेस की, तो उसमें क्या पॉइंट आ जाता है प्राइवेट इंटरप्राइजेस में कि उस टाइम सिर्फ हमारे यहां पर एक ही इंडस्ट्री थी, जो कि 1907 में एक कंपनी का, क्योंकि अभी जल्दी में हमारे जो एक लेजेंडरी पर्सन टाटा जी, रतन टाटा जी जो डेथ हुआ था ना, मैं उन्हीं के बारे में यहां बात करने जा रहा हूं कि उनकी कंपनी का जो सेटअप हुआ था वो कब हुआ था। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं मॉडर्न इंडस्ट्री ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बहुत ही कम थी, सिर्फ एक ही प्राइवेट इंटरप्राइजेस था, क्योंकि बेटा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कम थी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम थी। ठीक है ना? तो उस टाइम पर एक ही प्राइवेट इंटरप्राइजेस था जो कि 1907 में आया था, वो था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नोटेड, 1907 में कौन आया था?
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नोट कर लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बेसिकली शुगर, सीमेंट और पेपर की इंडस्ट्री थी उस टाइम पर, ठीक है, स्टील वगैरह की, ठीक है। तो ये टाटा आयरन स्टील कंपनी कब सेटअप हुआ था? 1907 में, प्राइवेट इंटरप्राइज। अब क्या मोटिव था इस इंडस्ट्री का सेटअप होने का? बेटा मोटिव सीधा सीधा ये था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, तो उसमें जो इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे ना, इंडस्ट्रियल गुड्स, उसकी स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होने लगी। क्या होने लगी? कमी होने लगी, ठीक है ना। तो स्कैरसिटी होने लगा, तो इसलिए 1907 में हमारे यहाँ पर एक प्राइवेट इंटरप्राइज सेटअप हुआ, वो है क्या? टाटा आयरन स्टील कंपनी। कभी कभी आ जाता है ऐसे सीक्वेंस वाइज में कि एमसीक्यूज में, तो आपको डेट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1850 में। रेलवे कब हमारे यहां पर चली थी? 1853 में, 53 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? टाटा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, टाटा आयरन स्टील कंपनी का क्या हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्या मोटिव था एस्टैब्लिशमेंट का? कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या स्कैर्सिटी हो गई थी इंडस्ट्रियल गुड्स का, इसके लिए वो सेटअप था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते थे कि अगर स्टेट का पार्टिसिपेशन देखा जाए, हालांकि उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, तो स्टेट का अगर पार्टिसिपेशन में देख रहा हूं हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री में, तो बेटा वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर ही समझो। क्या है? ना के बराबर ही आप समझिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ उसी एरिया पे ज्यादा फोकस किया था जहां पर उनके मार्केट, जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, वो एक्सपेंड करवाए। इसीलिए सिर्फ उन्होंने रेलवेज बनवाया, रोड्स बनवाए, कम्युनिकेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन तैयार किया। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कि हमारे कंट्री में उस टाइम जो कैपिटल गुड्स थी वो नेग्लिजिबल थी। कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो क्या था? हमारा नेग्लिजिबल था, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ब्लीक एंड नोशनल मॉडर्न इंडस्ट्री, तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हमारे यहां पर एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस का पार्टिसिपेशन हुआ जो 1907 में आया था। वो क्या है बच्चों? टाटा आयरन स्टील कंपनी। कब आया था? 1907 में। कोई पूछे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, मोटिव क्या था इनका? कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब इंडस्ट्रियल गुड्स की स्कैर्सिटी होने लगी तो ये सेटअप हुआ। स्टेट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, सिर्फ वही जगह पे पार्टिसिपेशन था जहां पर उनके मार्केट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कौन सा मार्केट? इंडस्ट्रियल मार्केट। और थर्ड बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नेग्लिजिबल के बराबर ही समझो, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट्स, इस टॉपिक के मोटिव पे आते हैं हम लोग, और आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए, मैं बोल रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन ये आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द मोटिव एंड व्हाट वाज द रीजन या मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला क्या था कि हमारे यहाँ की जो वेल्थ थी रॉ मटेरियल की, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दें। जो कॉटन एंड जूट का जो प्रोडक्शन होता था, क्यों? क्योंकि यहां से उसको क्या कर दिया जाए? एक्सपोर्ट करवा दिया जाए फ्रीली, जिससे कि इंडस्ट्रियल गुड्स की जो नीड पड़ रही है ब्रिटेन में, उनका फुलफिलमेंट हो सके और वही गुड्स फिर आगे हमारे यहाँ मार्केट में सोल्ड आउट हो सके। बहुत चालाक थे ब्रिटिशर्स, बहुत चालाक थे, बहुत रूल किया। आई बात समझ में? और सेकंड मोटिव क्या निकल के आता है इसमें बच्चा? सेकंड मोटिव क्या निकल के आता है इसमें? थोड़ा पॉइंट डिस्कस करिए, थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि सेकंड मोटिव क्या होता है हमारा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। बेटा सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है, जिससे कि हम अपने इंडस्ट्रियल गुड्स को मार्केट में क्या कर सके? सोल्ड आउट कर सके। आई बात समझ? कोई डाउट इसमें? बेटा कोई भी अगर आपको डाउट है तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, 24 घंटे में आपको तुरंत आंसर उसका मिलेगा। डोंट वरी, मेरे साथ पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें, इस टॉपिक में? सबको समझ में आ गया?
कि क्या हालात थे, तो मैंने बेटा एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा दिया, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन दी डिपेंडेंस पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा दिया। अब फोर्थ वीडियो के लेक्चर में, फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इन सब के बारे में। फिर पॉजिटिव एंड बैड इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स का पढ़ेंगे उस वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाइए, शेयर कराइए, फॉलो कराइए। जय हिंद।